हाल ही में हमने एक आंदोलन देखा, लोगों को सड़कों पर उतरते देखा, लोगों को लाठियां खाते देखा, जेल जाते देखा और सरकार का फैसला भी सुना। लेकिन क्या हमने जो देखा, सुना, जो परखा, क्या सच यही तक सीमित है? क्या नल एंड वॉइड एक मांग है, षड्यंत्र है, इंसाफ है या आंखों पर धूल है? आगे हम वीडियो पर यही चर्चा करेंगे। नमस्कार। बात इतनी बिगड़ गई है कि अब लोगों की जान पर बनाई है। ये तो मेरे प्रदेश की पहचान नहीं थी, क्या हो गया है? खैर, हमें अपने जस्टिस सिस्टम पर पूरा एतबार है और हम ये भी जानते हैं कि इंसाफ जरूर होगा। फिलहाल आज हम नल एंड वॉइड के इस मुद्दे पर बात करेंगे। मैंने अपने 116 एपिसोड में एपीपीएससी की इसी मुद्दे पर वीडियो बनाई थी। हमने वहाँ 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड को देखा। कुछ लोगों की राय में इस चार्टर ऑफ डिमांड के 12 डिमांड्स एक तरफ और सीरियल नंबर 5 का डिमांड एक तरफ है, जहां नल एंड वॉइड का जिक्र किया गया है। कुछ सेक्शन इसके कंसेप्ट से अभी तक मेरे नज़र में क्लियर नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, नल एंड वॉइड का लिटरल मीनिंग होता है हैविंग नो इफेक्ट, वैलिडिटी और बैनिंग फोर्स ऑफ पावर। मतलब किसी भी एक्ट कहिए या एग्जाम कहिए, अगर नल एंड वॉइड करार दिया जाता है तो उसका मतलब है कि उसकी अब कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगी। एंड एडिशनली नल एंड वॉइड पूरे प्रोसेस को ही इफेक्ट करेगा, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे सिर्फ सिंगली इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर एक्स के अकेले के एग्जाम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। नल एंड वॉइड उस पूरे एग्जाम का होगा, पूरे कैंडिडेट पर असर होगा। 18 फरवरी के बाद जहां सरकार ने 2017 सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का ऐलान किया था, उसी रात से मोटा मोटी हमारा समाज, खास करके अरुणाचल प्रदेश का समाज, दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा जो नल एंड वॉइड के पक्ष में खड़ा है और दूसरा जो इसके खिलाफ खड़ा है। मैंने इस दौरान एक छोटी सी सोशल स्टडी की, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स भी सुने और अपनी ओर से भी कुछ सुझाव मैंने सोचा है। और मेरा सुझाव हो सकता है आपको पसंद ना आए या हो भी सकता है कि आपको पसंद आ भी जाए, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि मैं जो भी कहूँगा वो मेरे एज्यूम्शंस होंगे और समाज की भलाई के लिए ही मैं कहूँगा, इसे पर्सनली मत लीजिएगा। क्या आपने अनेक मूवी देखी है जहाँ इस एक्टर द्वारा एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली जाती है, पीस इज अ सब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, समवन्स पीस मे बी समवन्स केयर्स। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यह एक्टर गौतम बुद्ध के और उनके परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। वे कहते हैं गौतम बुद्ध का घर छोड़कर जाना, उनका एनलाइटमेंट अचीव करना, उनके लिए और दुनिया वालों के लिए पीस थी, शांति थी। लेकिन यशोधरा जो गौतम बुद्ध की धर्म पत्नी थी और राहुल जो उनका बेटा था, उनके लिए केओस था, अशांति थी। अब ये सिचुएशन अरुणाचल प्रदेश के इस एपीपीएससी इशू को लेकर भी है। ये इन्वेस्टिगेशन, ये नल एंड वॉइड एक्सेट्रा, किसी के लिए पीस है तो किसी के लिए केओस। मैंने कई लोगों से इंटरेक्ट किए, सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की स्टडी की, नल एंड वॉइड के पक्ष में खड़े आने वालों की बातें भी सुनी और इसके खिलाफ खड़े होने वालों की बातें भी सुनी। जो लोग नल एंड वॉइड के खिलाफ बात कर रहे हैं उनका पक्ष भी लॉजिकली एडमिसिबल है। अब क्योंकि नल एंड वॉइड का मामला फिलहाल 2017 के एपीपीएससी एग्जाम के ही संदर्भ में है, तो हमारा डिस्कशन मेनली वहीं पर सीमित रहेगा। तो जो नल एंड वॉइड के खिलाफ बात कर रहे हैं उनका कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सजा बाकी इनोसेंट लोगों को क्यों दी जा रही है, या कई ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइनली एग्जाम क्रैक किया हो, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे किसी का हाथ नहीं है। यहाँ कई ऐसे हैं जिनकी उम्र अब खत्म हो गई है, अगर ये एग्जाम नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो उनकी करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। या कई ऐसे हैं जो माँ बाप के एक लौती संतान है, और कई ऐसे हैं जो लोन पर अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन चल रहा है। अगर ये एग्जाम नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। उन्होंने जितनी मेहनत की थी वो उन मेहनत पर पानी फिर जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि यहाँ कुछ लोग गलत हैं, बेईमान हैं। इसमें उनकी क्या गलती? गलती तो सिस्टम की है, जिन्होंने इस करप्ट एक्टिविटीज को रोकने में असमर्थता दिखाई। उनकी गलती की सजा उन्हें क्यों भुगतना पड़े? ये आर्गुमेंट क्या आपको सही नहीं लगता, लॉजिकल नहीं लगता? उनका तो यह भी दावा है कि नल एंड वॉइड सिर्फ और सिर्फ कुछ भ्रष्ट लोगों को बचाने का एक तरीका है। अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन वही रुक जाएगा और जो सच में कल्प्रिट हैं वो बच जाएंगे। यह उस एग्जाम के इस नेक्सस को छुपाने का एक इल्यूसिव तरीका है जो बड़ी चालाकी से लाया जा रहा है। ऐसे कल्प्रिट्स सिर्फ 2017 बैच में ही नहीं बल्कि 2014-20 बैचेस के अलावा कई और बैचेस में बहुत सारे हैं। वजह एग्जाम को नल एंड वॉइड करने के, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर उन लोगों को पकड़ती
जो सिस्टम के लूप होल के कारण इसके अंदर आकर अनडिजर्विंग सीट्स, अनडिजर्विंग पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उनकी सजा मासूमों को क्यों दी जा रही है? ये मैं नहीं कह रहा, ये नल एंड वॉइड के खिलाफ बोलने वाले बोल रहे हैं। ये बातें बहुत हद तक सवाल कर देने वाली बातें हैं, सोच में डालने वाली बातें हैं। इसी तर्क का लेकिन दूसरा पहलू कुछ और कहता है, और ये नल एंड वॉइड के पक्ष में जो खड़े हैं वो कह रहे हैं। उनका आर्गुमेंट है कि जब खास करके 2017 बैच वाले को पता था कि एग्जाम में प्रीलिम्स से लेकर किसी न किसी तरह की गलतियों का ऑपरेशन था, तो उन्होंने एग्जाम देकर इस गलती का साथ क्यों दिया? जब उनके साथी इंसाफ के लिए बाहर पुलिस से मार खा रहे थे, उन्हें घसीटा जा रहा था, तो वे बजाय उनके साथ लड़ने के एग्जाम क्यों लिख रहे थे? वो ये भी सवाल करते हैं कि जब ज्यादातर कंपटीटर्स ने कंपीट ही नहीं किया तो ये एग्जाम फेयर कैसे हुआ? अगर इसे वे अपना फ्रीडम और राइट मानते हैं तो गलतियों के खिलाफ लड़ना भी उनका हक है। कुछ कहानियां तो ऐसी भी हैं कि कुछ लोग बाहर नारे भी लगा रहे थे कुछ समय के लिए, फिर चुपचाप जाकर एग्जाम हॉल में एग्जाम लिख रहे थे और साथी उन्हें ढूंढ रहे थे और फिर एग्जाम पास भी कर गए। उनका कहना है जिन इंसानों का उस वक्त इंटीग्रिटी नहीं थी, तो ऐसे पोस्ट के लिए वे डिजर्विंग कैसे हैं? इंटीग्रिटी कहां से लाएंगे? इन्हीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ अब तर्क चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस मुद्दे में नए हैं तो मेरी पिछली कुछ वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप किसी भी पक्ष के हित में मेंटली अलाइंड हैं तो आप इस मुद्दे का सही नतीजा या सुझाव नहीं सोच पाओगे। इस पर एक रैशनल सॉल्यूशन लाने के लिए आपकी सोच को भी रैशनल होनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है उस आक्रोश को सही दिशा देना। गलत को गलत कहना, गलती को एक्सेप्ट करना बहुत हिम्मत का काम होता है। और आगे मैं जो भी कहने वाला हूं वो मेरी अपनी निजी सोच है, मैं किसी भी पक्ष या पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। अब इतना कुछ आ गया तो मन में शक की बुनियाद ने इतनी मजबूत जड़ बना लिया है कि इसने सच और झूठ के बीच का जो पर्दा है उसे धुंधला कर दिया है। पर अगर यूं आसमंजस में आप बैठे रहें तो इंसाफ हमसे बहुत दूर और महरूम रहेंगे। हमें इस संदर्भ में पक्ष तो लेना ही होगा, और वो जरूरी नहीं कि वो पक्ष पहला या दूसरा ही हो, वो पक्ष आपका अपना भी हो सकता है। मेरी समझ में दो बातें बहुत क्लियर है। एक, एपीपीएससी के एग्जाम्स में गड़बड़ी तो जरूर थी, और दूसरी बात यह भी सच है कि वहां कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स भी थे। अभी एग्जाम फेयर थी या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर हम इंसाफ और कानून की बात करते हैं तो उस तराजू में हमें खुद को भी तोड़ना पड़ेगा, हमारी अपनी सोच को भी तोड़ना पड़ेगा। कानून की एक खास परिभाषा है, भले ही 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो हम मानते हैं कि जितने भी लोग अभी सवालों के कटघरे में खड़े हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू 2017 अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज बैच, उनमें से कई निर्दोष हैं, जेन्युइन हैं। तो क्या ये सही रहेगा कि उन निर्दोष लोगों को भी उन गुनहगारों की तरह सजा दी जाए? क्या उनमें से कई ऐसे नहीं हैं जिन्होंने सच में मेहनत की हो? मैंने तो यहां तक भी सुना है कि कुछ लोग नर्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। मेरा मानना है कि वो भी अपने बैच के उन लोगों से खुश नहीं है जिन्होंने चोरी छुपे इस एग्जाम को पास किया है। उनमें से कई इंसाफ परस्त भी हैं। इन बातों के मद्देनजर क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये एग्जाम नल एंड वॉइड हो जाता है तो बहुत सारे बेकसूर और जेन्युइन कैंडिडेट्स की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या यह इंसाफ कहलाएगा? कुछ लोगों की गलतियों के कारण उनकी दुनिया उजड़ती क्या आप देख पाओगे? सोचेगा। ऑन द अदर हैंड, जो ऑफिसर्स अभी 2017 एपीसीएस केडर के बैच हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आर यू रियली सेटिस्फाइड विद योर पोस्ट? डू यू रियली फील दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड थ्रू अ फेयर एग्जाम? See, actually I myself too have been a very serious aspirant of the civil services, and I too have qualified for the Viva Voce quite a many numbers of time. Therefore, I know the pride and honor of being a civil servant, the sense of being a responsible officer. क्या आप आईने में देख के अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कह सकोगे कि आप सही हो? क्या आपको उस वक्त लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था जब आपके साथी लड़ रहे थे, मार खा रहे थे? क्या आप ज्यादा सेल्फिश नहीं हो गए थे? यह सवाल भी मैं आप पर छोड़ता हूं। जो सच आप अकेले में अपनी आत्मा से, अपने रूह से कह सकते हो, उसी के साथ चलिएगा। ये दोनों पक्षों से मेरा सवाल था। अब मेरी राय सुनिए। मैं कानून की उस परिभाषा को पर्सनली एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, पर कोई भी गुनहगार बचना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे लोग बचते रहेंगे तो हमारे सिस्टम के लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़े खतरे हैं। इन्हें सिस्टम से बाहर जाना ही होगा, और ऐसा करने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। हमें एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना होगा जिससे इंसाफ हो, और इसके लिए
जो ऑफिसर्स क्वेश्चन में हैं, आप सभी का एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है, एक बहुत बड़ी बलिदान की जरूरत पड़ सकती है। इसमें आपको दिक्कतें भी होंगी पर सब्र करना होगा। साथ ही इसमें जनता और बाकी एस्पायरेंट्स का भी साथ चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं, नल एंड वॉइड जितनी आसानी के साथ एक्सेप्ट की गई थी, उसे इंप्लीमेंट करने में उतनी ही दिक्कत होगी। प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से ये इतना वायबल नहीं है। हाँ, रिजल्ट से पहले होता तो अच्छा होता, जिसके लिए एस्पायरेंट्स ने कोशिश भी की थी पर सक्सेसफुल नहीं हुए। पर अभी बहुत मुश्किल है। अभी अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो भी जाता है तो कोर्ट कचहरी का एक लंबा चौड़ा एपिसोड, जिसके कारण स्टेट को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और पॉसिबली कुछ इनोसेंट की करियर भी खत्म हो जाएगी और कुछ कल्प्रिट्स बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से रजामंदी से नल एंड वॉइड की जगह ऑफिसर्स इन क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने तक टेम्पोररीली सस्पेंड कर दिया जाए और एक स्पीडी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जानी चाहिए। और ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 2017 के बैच के लिए नहीं बल्कि बाकी इन क्वेश्चन बैचेस के लिए भी होनी चाहिए। इन्हीं ग्रुप के मेंबर्स को मगर इन्वेस्टिगेशन में साथ देना होगा। अपने सस्पेक्टेड फ्रेंड्स के नाम को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने रिवील करना होगा और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके पेस को टाइम टू टाइम अपडेट करनी होगी। तब जाकर पानी में से सांप और मछली को हम अलग कर पाएंगे। पर इसके प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी तक सीमित रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। पर अगर किसी तरह से यह मुमकिन हो पाया ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर इसके लिए समय और सब्र की बहुत जरूरत है। बहुत मुमकिन है कि मेरे इस ख्याल से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो। आपके जहन में क्या बात है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। याद रखिए, हमें सोल्यूशन का पार्ट बनना है, प्रॉब्लम का नहीं। जय हिंद।